नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं इस टॉपिक में आपसे बात करने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो राजा महाराजा थे उन्होंने किस प्रकार से रिवोल्ट करी, किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो राजाओं की रिवोल्ट थी 1857 से पहले, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि 1857 की क्रांति से पहले और कौन कौन से राजा हुए या जमींदार हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। पिछले लेक्चर में जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो ट्राइबल अपराइजिंग थी वो किस प्रकार से ट्राइबल्स जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि राजाओं ने कौन कौन सी विरासतें थीं, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन किया। तो ये जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम थे इनके ब्रिटिशर्स के, उससे बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो और बहुत सारे जमींदार और पॉलीगार्स ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि इनकी बहुत लोगों की ज़मीनें छिन गई थी इनसे। इन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया था, पॉलीगार्स ने और जमींदार्स ने। पॉलीगार्स कर्नाटका वाला जो रीजन है वहाँ पे जमींदार को पॉलीगार बोला जाता था। तो इनसे इनकी ज़मीनें छीन ली गई थी क्योंकि ये जो ड्यूज थे वो पे नहीं कर पाए थे। तो ये भी एक तरीके से बदले की भावना थी इनके अंदर, ये बदला चाहते थे, रिवेंज चाहते थे। और जो ट्रेडिशनल जमींदारी थी वो एक तरीके से ख़त्म होती जा रही थी, डाउनग्रेडेड होती जा रही थी। जैसे पहले ट्रेडिशनल जमींदारी में क्या होता था, बाप जमींदार है, उसका बेटा जमींदार बनेगा, फिर उसके जो बेटे होंगे उसमें कोई जमींदार बनेगा। ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इस सिस्टम को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया था क्योंकि बहुत सारे लोग पे नहीं कर पाए थे ड्यूज ब्रिटिशर्स के, जो कि उनको पे करना पड़ता था एक पर्टिकुलर अमाउंट। और रिलीजियस लीडर्स जो थे वो भी फॉरेन रूल के अगेंस्ट आने लगे थे क्योंकि उनको भी लगने लगा था कि अब धर्म पे भी आंच आ रही है। तो अगर हम ये कहें कि पहला कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो मैसूर था। मैसूर वाला जो क्षेत्र था, सबसे पहले विद्रोह यहाँ से निकल के आया था। सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेट, एक तरीके से कह सकते हैं सबसे बड़ा और पावरफुल स्टेट जिसने विद्रोह किया वो मैसूर था। तो फर्स्ट और सेकंड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ उसमें तो इतना कुछ नहीं था क्योंकि दोनों तरफ बराबरी का इक्वल मैटर था, ठीक है, दोनों तरफ से लड़ाई बराबरी की थी। लेकिन जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं विद्रोह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फैसलों का। एंग्लो मैसूर वॉर मैं पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम रिवॉल्ट डिस्कस करेंगे, रिवॉल्ट ऑफ राजा विजयनगरम। ये 1794 में हुई। इसमें क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन होती 1758 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और आनंदा गजापति राजू के बीच। तो ये वहाँ के विजयनगरम के गजापति राजू जो हैं राजा हुआ करते थे, इनके बीच एक ट्रीटी साइन होती कि अगर फ्रेंच अटैक करते हैं, ये जो हमारा विजयनगरम जो है ये वाला क्षेत्र है, अभी मैं ये वाला जो क्षेत्र है विजयनगरम नगरम बोलते हैं इसको, आज का विशाखापट्टनम वाला एरिया। तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है कि अगर ये इस वाले एरिया में अगर फ्रेंच जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं तो हम दोनों मिलकर उनको भगा देंगे। और फाइनली इन दोनों ने भगा भी दिया मिलके। लेकिन होता क्या है, जब ये राजा बनते हैं, इनकी गजापति राजू ये जब मर जाते हैं तो राजा बनते हैं विजयमराजू, ये बनते हैं राजा आनंदा गजापति राजू के बाद। तो इनसे बोला जाता है कि तुम एक काम करो, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है 3 लाख रुपए तुम पर मंथ का हमसे पेंशन लो और अपनी ये जो ट्रूप्स हैं, जो आर्मी है, उसको डिसबैंड कर दो एक तरीके से। ये कहते हैं नहीं, हमारे कोई ड्यूज़ नहीं है तुमसे, हम कोई ये इस बात को नहीं मानेंगे और हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे और जितने ड्यूज़ दे रहे थे उतने ही देंगे। तो इसके चलते 1793 में क्या होता है, कैप्चर कर लिया जाता है इनके एरिए को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और इनसे बोला जाता है तुम चुपचाप एग्जाइल चले जाओ, मतलब बाहर कोलकाता बोल दिया जाता है, कलकत्ता में जाके रहो और अपने स्टेट में रह भी नहीं सकते और तुम्हारा जो है अब यहाँ कोई अधिकार नहीं रहा, तुम्हें थोड़ी बहुत पेंशन दे दी जाएगी वहाँ रहने के लिए। लेकिन ये फिर भी रिफ्यूज़ कर देते हैं। उसके बाद लड़ाई हो जाती है 1 साल के बाद 1794 में, बैटल ऑफ पद्मनाभाम। इस लड़ाई में क्या होता है कि ये राजा साहब मारे जाते हैं विजयमराजू और फाइनली विजयनगरम जो है वो किसके कंट्रोल में आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ दिनों बाद इसको थोड़ा तरस आता है कंपनी के ऑफिसर्स को, तो ये लोग क्या करते हैं, जो राजा थे उनके बेटे को वहाँ का राजा बना देते हैं और जो ट्राइब्यूट 3 लाख की जो डिमांड थी उससे थोड़ा घटा कर दिया जाता है। बोलते हैं ठीक है थोड़ा कम दे देना, लेकिन ये चलता रहेगा। तो फाइनली राजा फिर से राजा के बेटे को ही बना दिया जाता है। अगली बगावत है रिवॉल्ट ऑफ ढूंढिया इन बेदनूर। बेदनूर एक जगह है, वहाँ पे ये जो है ये भी बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। ढूंढिया वाघ जो होते हैं ये असल में थे मराठा, लेकिन ये पहले टीपू सुल्तान के अगेंस्ट इन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, फिर ये टीपू सुल्तान के साथ ही आ जाते हैं और इस्लाम को कबूल कर लेते हैं।
फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो बेदनूर नाम का एरिया है, यहाँ पे अपनी एक सल्तनत बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सल्तनत बना रहे होते हैं, छोटी सी आर्मी भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं वहाँ पे। लेकिन अंग्रेज़ तो बहुत चतुर थे। इन अर्थर वेलेस्ली, जिसने टीपू सुल्तान जो अर्थर वेलेस्ली था टीपू सुल्तान वाली लड़ाई में, इसको ही भेज दिया जाता है। यहाँ पे बोला जाता है जाओ ढूंढिया को सही करो जाके। तो भाई ये आता है 1799 में। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से हार जाती है, ढूंढिया हार जाते हैं, और लेकिन ये बच जाते हैं। जो ढूंढिया होते हैं अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं वहाँ पे। लेकिन एक साल बाद सितंबर में क्या होता है, 1800 में ढूंढिया को भी मार डाला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस के द्वारा, अंडर वेलेस्ली, वही अर्थर वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है। अगली बगावत है सिविल रिवेलियन इन अवध। अवध वाले क्षेत्र में जो रिवेलियन हुआ, अवध ये लखनऊ फैजाबाद वाला एरिया जो है, 1797 में क्या होता है, वज़ीर अली खान बनते हैं नवाब अवध के। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से इनके रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इनको हटाकर सादात अली खान जो इसी के इनके अंकल होते हैं उनको बना दिया जाता है अवध का नवाब। लेकिन और वज़ीर अली खान को बोला जाता है तुम जाओ चुपचाप बनारस में बैठो जाके पेंशन पे, ठीक है, अपना रिटायर हो जाओ और पेंशन लो जाके बनारस में जाके बैठो। लेकिन ये वहाँ भी चुप बैठने वाले नहीं थे। ये क्या करते हैं, पहले लंच पे बुलाते हैं एक ब्रिटिश रेजिडेंट को, जिसका नाम फ्रेडरिक होता है, जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी, जो कि इन्हीं के द्वारा इनवाइट किया जाता है लंच पे। लेकिन इसको ये गोली मार देते हैं, वज़ीर अली खान इसको मार देते हैं। और वज़ीर अली खान के जो गार्ड होते हैं वो भी 2 और यूरोपियन को मार देते हैं, सीनियर यूरोपियन होते हैं, उनको मार दिया जाता है। और मजिस्ट्रेट का जो होता है बनारस का, उस पर भी अटैक किया जाता है। तो ब्रिटिशर्स को लगता है ये तो यार सही नहीं है, सही नहीं कर रहा है, हमारे आदमी को मार रहा है। तो इन पे जनरल एंस्किने जो थे, इनके द्वारा अटैक किया जाता है। फिर ये भाग जाते हैं, असाइलम लेते हैं जाके जयपुर के राजा के यहाँ। वहाँ पे फिर अर्थर वेलेस्ली जयपुर के राजा से डील करता है, बोलता है एक काम करो, तुम मुझे वज़ीर अली को दे दो और उसके बदले में तुम जो कहोगे हम तुम्हारे कुछ काम कर देंगे। तो जो जयपुर के राजा होते हैं वो कहते हैं ठीक है, वो मान जाते हैं। लेकिन वो एक शर्त रखते हैं, पहली बात तो तुम इनको फांसी पे नहीं चढ़ाओगे, दूसरी बात पहली तो इनको तुम फांसी पे नहीं चढ़ाओगे, और दूसरा इन पे तुम हथकड़ी नहीं लगाओगे, क्योंकि एक राजघराने के लोग हैं। ठीक है। जयपुर के राजा ये बोलते हैं, अंग्रेज़ थोड़े दरिया दिल थे इन मामलों में, मान जाते, कहते हैं ठीक है हम इनको फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, इनको हथकड़ी नहीं लगाएंगे। तो फाइनली इनको दे दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1799 में, और वज़ीर अली खान को भेज दिया जाता है फोर्ट विलियम कैलकटा। आप ये देख पा रहे होंगे कि फोर्ट विलियम में कितने सारे प्रिंसेस के बच्चे रखे गए थे। वो चाहे टीपू सुल्तान हो, चाहे उससे क्या बोलते हैं ये वज़ीर अली हो, ऐसे करके, चाहे बंगाल के नवाब हों, चाहे मीर कासिम के बच्चे हों, ऐसे बहुत सारे नवाबों के बच्चे फोर्ट विलियम में रखे गए थे। एक तरीके से वो जेल हो गई थी नवाबों की, सारे जितने राजघराने के लोग थे वहीं रखे गए थे। अगला है पॉलीगार रिवॉल्ट। पॉलीगार मैंने आपको पहले ही बताया था पहले वाली स्लाइड में कि पॉलीगार एक तरीके के जमींदार थे जो कर्नाटका वाले रीजन में रहते थे, इनको पॉलीगार बोला जाता था। लेकिन इनके पास कुछ पावर्स ज़्यादा थी जमींदार से अगर हम कंपेयर करें तो, क्योंकि ये पुलिस भी रखते थे अपनी एक तरीके से, ठीक है, वैसे लठायत वगैरह जमींदार भी रखते थे, लेकिन इनके पास कुछ ज़्यादा पावर होती थी पॉलीगार्स के पास। तो पॉलीगार्स की जो टेरिटरी थी, जो इनकी ज़मीनें थी, वो धीरे धीरे चली गई, इनके कंट्रोल से छीनती जा रही थी। 1881 के आते आते क्या होता है, जो नवाब ऑफ एयरकॉट था, एक तरीके से पपेट था ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब पपेट बैठ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ पे एयरकॉट का नवाब, तो जो तिरुनेवेली वाला थिरुनेवेली जिसको आजकल बोलते हैं, तिरुनेवेली वाला एरिया जो है, यहाँ पे जो पूरा कंट्रोल है वो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है। इनसे इनकी ज़मीनें चली जाती हैं, छीनने लगती हैं पॉलीगार्स की। तो वहाँ पे विद्रोह निकल के आता है। जो कोट्टा बोमन नायकम नाम के एक व्यक्ति थे, ये बहुत बड़े पॉलीगार्क थे और राजा भी थे एक तरीके। पंजलन कुरिची, ये थोड़ा साउथ इंडियन नेम है, थोड़ा लेने में दिक्कत हो रही है मुझे। पंजलन कुरिची नाम की एक जगह है, वहाँ के ये पॉलीगार थे। तो ये इसको लीड करते हैं और इसका विरोध करते हैं, कहते हैं ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन अंत में इस रिवोल्ट को दबा दिया जाता है और ये जो हमारे कट्टा बोमन होते हैं, इनकी हत्या हो जाती है, मार दिए जाते हैं और पूरी तरीके से ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर अगला आता है अपराइजिंग इन भिवानी। भिवानी रोहतक के पास एक एरिया पड़ता है, रोहतक हरियाणा में है। जाट जो होते हैं वहाँ के, वो रिबेल कर देते हैं, अगेंस्ट आ जाते हैं भिवानी में, फोर्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसको भी बहुत ज़्यादा फोर्स भेजकर सप्रेस कर दिया जाता है।
अगला है त्रावणकोर रिवोल्ट। त्रावणकोर या इसको दीवान वेलुथम्पी इस रिवोल्ट भी बोलते हैं। जो त्रावणकोर के राजा थे वहाँ पे प्रधानमंत्री का पद था वेलुथम्पी के पास, बहुत इंपॉर्टेंट पद हुआ करता था। इनको दलावा बोला जाता था, एक तरीके से दीवान या प्राइम मिनिस्टर थे त्रावणकोर स्टेट में। लेकिन होता क्या है, इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है हमारे स्टेट की जनता पे, और राजा साहब की ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। ईस्ट इंडिया कंपनी से जब से हमने अलायंस किया है तब से हम पे बहुत ज़्यादा सब्सिडरी अलायंस जब से साइन किया है हम पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। तो ये बात जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिडेंट जो बैठा हुआ होता था, जब सब्सिडरी अलायंस साइन होता था तो एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी महल में बैठता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिडेंट होता है ये कहता है कि तुम्हारा जो ये वेलुथम्पी है, राजा से कहता है कि जो वेलुथम्पी है ये आदमी सही नहीं है, बहुत इधर उधर कह रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, इसके पोस्ट से हटाओ। तो वेलुथम्पी क्या करते हैं, वो अपनी एक पैरेलल में आर्मी बना लेते हैं खुद की, और कहते हैं राजा साथ हो ना हो लेकिन हमें ये चीज़ देखनी होगी क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भार आ रहा है टैक्स का, और राजा साहब तो साइन कर चुके हैं ट्रीटी, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है, हमारी जनता पे बहुत ज़्यादा टैक्स का भार आ रहा है। इसके चलते क्या करते हैं वेलुथम्पी अपनी खुद की आर्मी बनाकर, जो आर्मी में नायर होते हैं ये लोग बहुत साथ देते हैं वेलुथम्पी का, ये अटैक कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे राजा की तो ट्रीटी साइन थी, तो जो किंग थे उनकी भी आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी मिलकर इस रिवॉल्ट को एक तरीके से सप्रेस कर देती है। कई सारी बुक्स में भी मिलता है कि राजा के अगेंस्ट थे वेलुथम्पी, वो राजा के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन जैसा कि उनकी ट्रीटी पहले ही साइन थी राजा की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो इसलिए राजा की आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी साथ में मिलकर लड़ती है वेलुथम्पी के खिलाफ। अगला है कच्छ रिबेलियन। कच्छ जो है गुजरात वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, अभी भी एग्जिस्ट करता है, कच्छ ही नाम है इसका, ठीक है। तो 1816 में क्या होता है, वहाँ पे जो राजा होते हैं, राजा बारामल, इनसे एक ट्रीटी साइन होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इनकी ट्रीटी साइन होती है कि आप एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में, इंटरनल मैटर में आप एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करोगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इंटरनल मैटर में करने लगती है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरफेयर। तो राजा साहब 1819 में विद्रोह कर देते हैं। इनकी आर्मी में बहुत सारे अरब और अफ्रीकन भी होते हैं क्योंकि ये ट्रेड वाला एरिया है यहाँ, तो वो लोग उनको भी हायर करते हैं अपनी आर्मी में। बहुत सारे अफ्रीकन और अरबियंस भी होते हैं इनकी आर्मी में। फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, हरा देती है राजा साहब हार जाते हैं। उनका एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको बना दिया जाता है एक तरीके से राजा, लेकिन मेन राजा जो होता है वो ब्रिटिश रेजिडेंट ही होता है, एक तरीके से कह सकते हैं डी फैक्टो रूरल ब्रिटिश रेजिडेंट ही होता है। लेकिन हैवी टैक्सेशन के चलते वो भी एक दिन रिबेलियन में कन्वर्ट होने लगता है जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा। तो फिर फाइनली ये स्टेलमेट पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इस एरिया में, हम बार बार क्यों लड़े। तो कॉन्सिलेटरी पॉलिसी पे आ जाते हैं और बोल देते हैं ठीक है, अब यहाँ पे कोई रिबेल नहीं होगा, कुछ आतंक नहीं होगा, कोई सब कुछ सही से चलेगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी मान जाती है। अगली बगावत होती है बरेली में 1816 में। तो होता क्या है, पुलिस टैक्स लगा दिया जाता है जनता पे, लेकिन जनता इसके अगेंस्ट होती है। एक रिलीजियस लीडर होते हैं मुफ्ती मोहम्मद अवाज, ये सबसे ज़्यादा इसके अगेंस्ट होते हैं कि ये चीज़ गलत है, आप लोग ये रिलीजियस टैक्स वगैरह मत लगाइए भाई। लेकिन होता क्या है, पुलिस एक महिला को बहुत बुरी तरीके से पीटती है, जो ब्रिटिश पुलिस होती है ये टैक्स कलेक्ट करते टाइम, वहीं से ये चीज़ उभर के आती है। तो जो मुफ्ती के फॉलोअर होते हैं उनके और पुलिस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में इन दोनों की लड़ाई होती है। तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि यार ये तो बहुत गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि होता क्या है, जो एक लेसिस्टर वहाँ का जो कोर्ट का जज होता है उसके बेटे को मार डालती है लोकल जनता इसी रिबेल में, और ये पीलीभीत, शाहजहाँपुर और रामपुर वाले क्षेत्र में रिबेल फैल चुका होता है। तो अंग्रेज़ जो थे बहुत हरामी टाइप थे वो खुद तो इतना अत्याचार करते थे, लेकिन अगर उन पे कोई अत्याचार, कोई डेथ वेथ देख लें किसी की या किसी यूरोपियन की, तो बहुत सख्ती से पेश आते थे। खुद हत्या कर दे तो कुछ नहीं होता था। तो लेसिस्टर के बेटे की जब डेथ हो जाती है तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी भेजते हैं बंगाल से, और फाइनली इस युद्ध को, इस अपराइजिंग को, इस रिबेलियन को सप्रेस कर दिया जाता है। अगला है पाइक रिबेलियन या पाइका रिबेलियन। पाइका एक तरीके से इन्फेंट्री थी, ये पैदल चलने वाले सैनिक हुआ करते थे, पाइका बोलते हैं पैदल चलने वालों को, ठीक है। ट्रेडिशनल मिलिट्री थी उड़ीसा वाले क्षेत्र में। 1803 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जो राजा थे, खुर्दा के राजा थे, उन वहाँ से एक अमेंडमेंट पास करवाती है खुर्दा के राजा से सब्सिडरी अलायंस के बाद, कि जो पाइका हैं इनको निकाल दिया जाए, तो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे और ज़्यादा जब टैक्स लगते हुए देखते हैं अपने राज्य पे, तो इनको बहुत बुरा लगता है, तो विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं। इनके जो लीडर थे वो बख्शी जगबंधु थे, जो कि चीफ मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे खुर्दा डायनेस्टी में।
ये क्या करते हैं 1814 में इनका जो एंसेस्टर स्टेट होता है रोरांग, ये टेक ओवर कर लिया जाता है जब 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये एक तरीके से इसको लीड करते हैं और उसके अगेंस्ट बगावत करते हैं, और साथ में ये जो राजा थे खुर्दा के, जो पहले राजा हुआ करते थे, उनसे कहते हैं ठीक है तुमने ट्रीटी वीटी तो साइन कर ली, लेकिन अभी हमारे साथ गलत हो रहा है, आप भी आओ हमारे साथ लड़ो, और कुछ जमींदारों को अपने साथ ले लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ने में। लेकिन फाइनली इस वॉर को सप्रेस कर दिया जाता है, बहुत उसे ब्रूटली सप्रेस किया जाता है। लेकिन होता क्या है, जो पाइकास होते हैं उनको खुश करने के लिए कुछ ट्रीटी साइन कर ली जाती हैं। फाइनली 1818 तक इसको सप्रेस तो कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ट्रीटी साइन कर ली जाती है। जो जगबंधु थे इन्होंने टेम्परेरी टाइम के लिए पूरी भी कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो 1825 में सरेंडर कर देते हैं अपने को, लेकिन कुछ नेगोशिएटेड टर्म्स होती हैं, और उस टर्म्स वो ट्रीटीज़ क्या साइन करी जाती हैं, जो टैक्स है उसका रेमिशन, रिडक्शन ऑफ असेसमेंट, सस्पेंशन ऑफ सेल एंड स्टेट ऑफ डिफॉल्टर्स, न्यू सेटलमेंट ऑन फिक्स्ड टेन्यूर, ये 4 पॉइंट रखे जाते हैं। उस 4 पॉइंट को के चलते ही 1825 में जगबंधु खुद को सरेंडर कर देते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं पाइकास को खुश करने के लिए ब्रिटिशर्स को ऐसा करना पड़ा था। अगला आता है आपका वघेरा राइजिंग। तो वघेरा इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, गायकवाड़ के अंडर हुआ करते थे, गुजरात वाले एरिया में आते थे पहले। फिर जब गायकवाड़ से अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, हैवी टैक्सेस जब लगते हैं गायकवाड़ के द्वारा इन पे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेशर दे रही होती है गायकवाड़ को क्योंकि टैक्स लगाओ, तो ये रिवोल्ट कर देते हैं। 1818 से 19 तक चलता है, लेकिन बाद में 1820 तक शांति समझौता हो जाता है। कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन छोटा सा रिवोल्ट है तो मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए। अगला है अहोम रिवोल्ट। अहोम जो है असम वाला रीजन, 1828 में क्या हुआ, ये असम वाला रीजन था, इस पे ये माओमारी इस रिवॉल्ट के बाद ये बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुका था। तो बर्मीज़ इन्वेजन जब होता है असम में 1817 से लेकर 26 तक, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक तरीके से असम जो है उसके बाद 1821 से 1825 के बीच में असम एक तरीके से बर्मा के कंट्रोल में आता है। लेकिन बर्मा जो है उसे क्या, बर्मा पे अटैक कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, और उसके बदले में कहते हैं हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन एक काम करो आप हमें दे दो असम वाला एरिया। तो असम के जो लोग होते हैं कहते हैं ठीक है, हम बर्मा से कहते हैं हम ठीक है, हम बर्मा के कंट्रोल में हैं, बर्मा ने हम पे अटैक किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को गिफ्ट क्यों दे रहे हो भाई, ये ऐसा नहीं चल पाएगा। तो इसके चलते फिर से एक रिवॉल्ट होता है। गोमधर कुंवर वहाँ के जो प्रिंस होते हैं खुद को राजा घोषित कर लेते हैं अहोम का, और कहते हैं कि ठीक है हम लड़ेंगे, हम ऐसे नहीं अपनी टेरिटरी को ऐसे नहीं देंगे। तो इनसे कई सारी लड़ाइयाँ होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, लेकिन फाइनली जो है कंसिलिएटरी पॉलिसी पे आ जाते हैं ब्रिटिशर्स। तो बोलते हैं जो अपर वाला रीजन है, अपर असम वाला रीजन है, या तुम ले लो, नीचे वाला हमें दे दो। तो कुछ दिनों के ब्रिटिशर्स मान जाते हैं, ये राजा साहब भी मान जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे पूरा जो असम है वो कंट्रोल में आ जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाबी मोमेंट। ये रिबेलियन के तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं सोशियो रिलीजियस मोमेंट भी था। तो रायबरेली के सैयद अहमद थे, ये सर सैयद अहमद खान नहीं है एमयू वाले, ये दूसरे हैं। सैयद अहमद रायबरेली के थे, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे अब्दुल वहाब से। अब्दुल वहाब और वलीउल्लाह थे दिल्ली के, इनसे दोनों से बहुत इंस्पायर्ड थे। अब्दुल वहाब एक रिलीजियस प्रीचर थे, एक तरीके से कह सकते हैं, रिलीजियस लीडर कह सकते हैं उनको, प्रीचर ही थे बेसिकली वो, सऊदी अरबिया के। और इनका कहना था कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ आ चुकी हैं, तो जो 3 पीढ़ियाँ स्टार्टिंग की थी, कुरान में जो लिखा है जो 3 पीढ़ियाँ स्टार्टिंग की थी, जो वो मानती थी उन्हीं को हमें मानना चाहिए, आगे और फालतू की चीज़ें हमें नहीं माननी चाहिए। क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम पे जो उनके आगे 3 पीढ़ियाँ हुई, वहीं से सोसाइटी सही चल रही है। अभी बहुत सारी चीज़ें हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चक्कर में आके हमने बहुत चीज़ों को बर्बाद कर दिया है। तो उसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे सैयद अहमद रायबरेली के थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जिहाद डिक्लेयर कर दिया सिख किंगडम के अगेंस्ट। सिख किंगडम में कौन थे, सिख राजा कौन थे उस समय, राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह का राज था, महाराजा रंजीत सिंह थे, महाराजा बोलते हैं उनको, महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह का राज था सिख किंगडम पे, उसके अगेंस्ट से जिहाद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये सोचते हैं यहाँ कुछ नहीं चलने का, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाता है जो सिख किंगडम होता है। तो ये क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ही जिहाद शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। और इनकी एक मिलिट्री भी होती है जिसका मिलिट्री बेस सिथाना होता है। सिथाना जो है पानीपत डिस्ट्रिक्ट के पास एक छोटा सा एरिया है, पानीपत हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है सिथाना, यहाँ पे इनका मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक हेडक्वार्टर भी होता है।
तो फाइनली इस रिवॉल्ट को भी दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो मोमेंट है वो है कूका मोमेंट। कूका मोमेंट की शुरुआत 1845 से 1872 तक ये रहा वैसे, लेकिन इसका मेन मकसद क्या था कि जो सिख धर्म है, सिख रिलीजन को प्योरीफाई करना है। सिख धर्म में जो प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, जैसे कास्ट सिस्टम बढ़ता जा रहा था, उन चीज़ों को प्योरीफाई करने के लिए इस मोमेंट की शुरुआत करी गई। इसको शुरू करने वाले थे सिंह साहब, जिनको भगत जवाहर मल्ला के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर हाजरा में था और एम था सिख रिवाइवल आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इन 1849। जो पंजाब का एनेक्सेशन हुआ उसके बाद जो सिखिज़्म है उसमें जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, उसका एक तरीके से शुद्धिकरण करना और सिखिज़्म की सोवरेनिटी को बनाए रखना, उसकी संप्रभुता को मेंटेन रखना। लेकिन होता क्या है, जो लीडर राम सिंह थे वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं 1872 में और जेल भेज दिए जाते हैं। फाइनली ये भी मोमेंट ख़त्म कर दिया जाता है। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को कई सारे ऐसे मोमेंट, ऐसे पन्ने, ऐतिहासिक पन्नों के बारे में जानने को मिला होगा जिनको कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया गया, कहीं ना कहीं छुपा दिया गया और हम जिनके बारे में अमूमन नहीं जान पाते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक ज़रूर करिए क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब खुद प्रमोट करने लगता है वीडियोज़ को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरी हेल्प करिए, जिससे लोगों के पास सही और सटीक इतिहास सही समय पर पहुंच सके। धन्यवाद। अगला वीडियो आपके पास जो पहुंचेगा वो होगा 1857 का रिवोल्ट, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद,